रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में क्या बोला है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2। देखिए हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हीलियम प्लस दी हुई है, ट्रांजिशन किसी किस में हो रहा है, n is equal to 4 to n is equal to 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। उसने बोला है अब इस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ रिलीज, जिस वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी उसी सेम, सपोज इसमें लैम्डा निकलती है, लैम्डा वेवलेंथ है इस ट्रांजिशन के लिए, तो उसने बोला कि सेम लैम्डा वेवलेंथ मेरे को किस ट्रांजिशन में मिलेगी। अगर हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन में किस ट्रांजिशन में, कि मतलब किस से किस शेल में ट्रांजिशन होनी चाहिए कि मेरे को यही सेम वेवलेंथ मिले जितनी हीलियम के केस में मिल रही है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, इस ट्रांजिशन के लिए हीलियम के केस में क्या निकाल लेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे। कैसे, वेव नंबर क्या होता है 1 लैम्डा, राइडर्स कांस्टेंट को r ही रखेंगे। और अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, z स्क्वायर इन मल्टीपल और आ जाता है न्यूमरेटर में। ये हमें बोर्ड्स में दिए थे सारे फॉर्मूले, हमने लेक्चर में स्टडी करे, 1/nf² माइनस 1/nx²। तो ये कितना हो गया r, और हीलियम के केस में z होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4 माइनस 1/16, तो 3/16 आ जाएगा ब्रैकेट सॉल्व करके। तो r इंटू 4 इंटू 3/16 यानी कि 3r/4। r क्या है हमारा, राइडबर्ग्स कांस्टेंट। अब मैंने को बोला कि अगर मैं हीलियम हाइड्रोजन की बात करूं, हीलियम की नहीं, अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन में सेम वेवलेंथ यानी कि 3r/4 इज इक्वल टू वेव नंबर, और हाइड्रोजन की फॉर्मूला क्या होता है r इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। मेरे को बोला है कि ये सेम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए मिलेगी, कि इस वेवलेंथ की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ट्रांजिशन होनी चाहिए हाइड्रोजन एटम में। तो कैसे निकालेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/nf² माइनस 1/ni² की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब क्या करना है, अब हिट एंड ट्रायल से हमें ni और nf की वैल्यू निकालनी है। हिट एंड ट्रायल से कैसे निकाल सकते हैं कि सपोज मैं nf ले लूं, nf मेरा 1 है, लेट से हिट एंड ट्रायल करना है, तो nf 1 है, तो nf 1 के कोरिस्पॉन्डिंग इस वाले जो इक्वेशन है, nf अगर 1 है तो ni की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/ni²। तो 1 माइनस 3/4 कितना आ गया आपका 4 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 1/ni², यानी कि nf इज इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ni कितना आ गया 2। यही मुझे निकालना था कि कहां से कहां में ट्रांजिशन होनी चाहिए हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी कि ट्रांजिशन किसने किस में होनी चाहिए, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होनी चाहिए। कि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हीलियम के केस में जो वेवलेंथ आ रही है ये सेम वेवलेंथ अगर मैं हाइड्रोजन के केस में लूं तो कौन सी ट्रांजिशन को कॉरेस्पॉन्ड करेगी ये वेवलेंथ। तो आंसर क्या है 2 to 2, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन में कॉरेस्पॉन्ड करेगी ये सेम वेवलेंथ जो हीलियम के केस में हमें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है हमको, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम प्लस, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन क्या है, He प्लस गिव्स He2 प्लस इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड निकालनी है इस केस में, और मेरे को क्या कहना है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी कि E1 फॉर हाइड्रोजन कितनी गिवन है,
या आयनाइजेशन है तो आयनाइजेशन एनर्जी तो माइनस में ही होगी कि मतलब एनर्जी प्रोवाइड ही करानी पड़ेगी, तो माइनस साइन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इनटू -18 जूल पर एटम। अब क्या हो रहा है, बात हम इक्वेशन में किसकी कर रहे हैं, हीलियम की। जो हमने En लिखा था, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, En वाला जो हमने फॉर्मूला लिखा था, बोर्स ने जो हमें फॉर्मूला बताया था हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, वो क्या था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। बोर ने हमें ये फॉर्मूला बताया था हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, ये किसमें आ रही है, जूल में। अब यहाँ पे हम हीलियम की बात कर रहे हैं, तो He+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1, और He2+ की 1s0। क्यों, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक निकाल दिया तो 1s1, दोनों निकाल दिए तो 1s0। यानी कि हीलियम में ट्रांजिशन क्या हो रही है, ये तरह से ट्रांजिशन नहीं हो रही है कि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या ट्रांजिशन हो रही होगी कि n=1 से n=इनफाइनाइट में ट्रांजिशन हो रही है। इनफाइनाइट में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा E, यानी कि एनर्जी डिफरेंस ऑफ n=5 एंड n=1, E∞ माइनस E1, ये इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो मेरी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस में। कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²। अब हीलियम के केस में Z क्या है, 2 एटॉमिक नंबर, यानी कि Z² कितना हो गया, 4 अपॉन इनफाइनाइट, माइनस ऑफ -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये 1 अपॉन इनफिनिटी तो 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या आया, 2.18 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻18 कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 7 4 2 जा 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ये आ गई मेरी आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम, कि हीलियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये आ गई आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 0.15 नैनोमीटर, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर को मीटर में करेंगे, 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.15 है, मैंने इसको 1.5 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 10⁻⁻1 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 10⁻⁻10 आ गया। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे 0.15 है, यहाँ पे 1.5 है, इसलिए 10⁻⁻10 आई है। उसके बाद क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, number of carbon atoms, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across length or scale of length 20 centimeter। कि एक मेरे पास स्केल है 20 सेंटीमीटर लेंथ का, तो इस स्केल पे साइड बाय साइड लेंथ वाइज कितने कार्बन एटम्स प्लेस कर सकते हैं हम, हमारे से ये पूछा है। और डायमीटर कितना गिवन है एक कार्बन एटम का, 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और लेंथ क्या गिवन है जिसके अक्रॉस हमें एटम्स को रखना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर्स। ये लेंथ है जिसके अक्रॉस हमें सारे एटम्स को रखना है, और हमारे से पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आ सकते हैं। तो देखो कि यहाँ पे ऐसे साइड बाय साइड मैंने अपने एटम्स को रखा, तो जो मेरा ये डायमीटर है, यानी कि सपोज लेट्स से कि n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे जो इस स्केल पर आए, तो n इंटू कि एक का डायमीटर d था और ऐसे n डायमीटर्स रखे, तो n इंटू डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, l, ये जो लेंथ है
मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई, L अपॉन D, यानी कि ये लेंथ स्केल की 2 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन डायमीटर, जो कि कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻10। अब फिर से एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर ली, बट क्वेश्चन में यूनिट्स अलग अलग दी हुई है दोनों की। डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 इधर देख लेते हैं, फिर इरेज कर लेंगे। 36 में क्या गिवन है कि 2 इंटू 10⁻18 एटम्स ऑफ कार्बन आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि देखो, और पूरा क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है अगर लेंथ ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इस बार लेंथ दे दी कि 2.4 सेंटीमीटर है और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे दिए। नंबर कितना है, जैसे जो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिवाइड करा था कि इस केस में, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, n गिवन है कितना 2 इंटू 10⁸ और L कितना गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। मेरे से क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डायमीटर निकाल लेते, कैसे, ये जो हमने फॉर्मूला ऊपर निकाला था। तो डायमीटर क्या जाएगा, L अपॉन n, 2.4 अपॉन 2 इंटू 10⁸, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये आ गया डायमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 1.2 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा आंसर। 37 में मेरे को क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज दिस, गिवन है डायमीटर कितना गिवन है 2.6 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, मैंने आपको पहले क्या सिखाया, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा इन वाले इस चैप्टर में मेनली जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, जो गिवन है क्वेश्चन में हम वो लिख लेंगे, सेकंड में फॉर्मूला लिखेंगे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। डायमीटर गिवन है 2.6 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर, रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी कि रेडियस कितना आ गया 2.6/2, यानी कि 1.3। ये किस में आया, एंगस्ट्रॉम में। क्वेश्चन में किस में पूछा है, इन रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर। क्वेश्चन में पिकोमीटर में पूछा है, तो इसको पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए एंगस्ट्रॉम को मीटर में कर लेते हैं। 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। अब क्या करेंगे, 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू पिकोमीटर में कन्वर्ट हो गई। तो आंसर क्या आ गया, 1.3 इंटू 10⁻2 पिकोमीटर। रुकिए एक बारी चेक कर लेते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻2 पिकोमीटर। तो यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम, हाँ सही आंसर सही है, 1.3 इंटू 10⁻2। ये रिलेशन आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर कराई है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ जिंक एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लेंथ वाइज। यही सेम केस दिया हुआ है जैसे यहाँ पे दिया हुआ था। रेडियस मेरे को पता लग गया, डायमीटर मेरे को पता है, लेंथ कितनी गिवन है अब ये देखते हैं। सेकंड पार्ट में लेंथ कितनी गिवन है 1.6 सेंटीमीटर। फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने इस क्वेश्चन में यूज करा है।
इसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, n हमें निकालना है। तो n कैसे निकलेगा, L अपॉन टी से। लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, 2.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। तो 2.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। तो नंबर कितना आ गया, 8 अपॉन 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। आपका आंसर आएगा 6.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 कि इतने नंबर ऑफ जिंक एटम्स होंगे, लेंथ वाइज रखे होंगे इतनी लेंथ में। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोला है, अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज 2.5 into 10 raised to the power -16 कूलम ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है, Q is equal to Ne, कि टोटल चार्ज गिवन है कितना, 2.5 into 10 raised to the power -16 कूलम्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, 2.5 into 10 raised to the power -16 upon 1.6 into 10 raised to the power -19। तो ये कितना आएगा, 1560। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। 39th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट static electric charge on oil drops has been obtained by shining X-rays। If static electric charge on oil drop is this much coulomb, फिर से चार्ज दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, यही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट लगा देते हैं। आप लोगों को अच्छे से पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद अप्लाई करना है। डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, -1.282 10 raised to the power -18। अब यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी चार्ज नेगेटिव ही होता है, वो हमें पता है, तो हम नेगेटिव चार्ज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हमें मतलब है इस वैल्यू से 1.6 into 10 raised to the power -19। तो n कितना हो गया, 1.282 into 10 raised to the power -18 upon 1.6 into 10 raised to the power -19। तो नंबर कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। जब डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट generally the thin foil of heavy atoms like gold, platinum etc have been used to be bombarded by alpha particles। if thin foil of atoms like aluminium etc is used, तो क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, देखिए। तो डिफरेंस क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो मैंने कहा पहले कि मैंने कि हैवी पार्टिकल, हैवी जो एटम्स थे उन्हीं का क्यों यूज करा गया। हैवी पार्टिकल्स में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, क्यों, हैवी पार्टिकल्स यानी कि ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले और ज्यादा एटॉमिक मास वाले। हैवी पार्टिकल्स में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, तो जब मैंने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए थे तो वो इजीली रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे या इजीली डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अपने वर्ड में आप इसको आंसर लिख सकते हैं, समझ लेते हैं बस कि हैवी पार्टिकल्स, हैवी से क्या बात, हैवी मतलब गोल्ड, प्लैटिनम। जब मैंने ऐसे पार्टिकल्स यूज करे तो इनका जो न्यूक्लियस था, उनका न्यूक्लियस हैवी था, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था उसमें। तो क्या हुआ, इजीली जब अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करेगा इन पे तो इजीली अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे। या जैसे 1 in every 20,000 पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक हुआ था एग्जैक्टली 180 डिग्रीज पे, बाकी एंगल डिफ्लेक्ट हो रहे थे और हमें दिख भी रहे थे आसानी से, इजीली। बट वहीं पे क्वेश्चन में जैसे मैं बोला है कि मैं अगर लाइट पार्टिकल्स की शीट लूं, जैसे कि एल्यूमिनियम या और कोई लाइट पार्टिकल्स की शीट लूं, तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस मेरा हल्का होगा, तो न्यूक्लियस में कम पॉजिटिव चार्ज होगा। कम पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन जब भी होगा ना, जब कोई चीज उसको बहुत जोर से रिपेल करेगी, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो कम धीरे से डिफ्लेक्ट करेंगे, तो डिफ्लेक्शन जो है वो और नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो क्या चेंज मिलेगा अगर हल्के पार्टिकल्स का शीट लेंगे,
डिफ्लेक्शन जो है वो और नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए रिकमेंड नहीं करा जाता और इसलिए रदरफोर्ड ने भी नहीं लिया था। अब क्या पूछा है कि सिंबल 79BR35 एंड 79BR कैन बी रिटन वेयर एज सिंबल्स 35BR79 एंड 35BR आर नॉट एक्सेप्टेबल, आंसर ब्रीफली। तो देखिए क्या गिवन है कि कैसा सिंबल गिवन है कि 79BR35 एंड 79BR, BR79 एंड 35। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहली जो रूल है, क्वेश्चन में क्या बोला कि ये सिंबल्स तो एक्सेप्टेबल हैं जबकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रूल क्या था सबसे पहले सिंबल्स लिखने का कि सिंबल के लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर लिखेंगे, सिंबल रूल क्या था कि सिंबल के लेफ्ट साइड पर हम जो नंबर लिख रहे हैं वो चेंज हो सकता है, पर सिंबल के राइट साइड पे जो भी नंबर लिखेंगे वो चेंज नहीं होगा। सिंबल के राइट साइड में, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, कि सिंबल के राइट साइड में जो भी नंबर लिखेंगे वो फिक्स रहेगा हमेशा, और सिंबल के लेफ्ट साइड में जो भी लिखेंगे वो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि चेंज ही हो, पर हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि ये वाला सिंबल एक्सेप्टेबल क्यों नहीं था। क्योंकि क्या बोला गया था कि मेरा एटॉमिक मास है ए, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर होना चाहिए और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होना चाहिए। और इस सिंबल में क्या हो रहा है, ये रूल्स थे सिंबल्स को लिखने के कि एटॉमिक मास हमेशा ऊपर होना चाहिए और एटॉमिक नंबर नीचे। इस केस में उल्टा हो रहा है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था सिंबल। फिर इस केस में क्या बोला गया कि मैंने क्या बताया कि लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर होगा वो चेंज हो सकता है, राइट साइड वाला नंबर चेंज नहीं होगा। अब ये नंबर लेफ्ट साइड पे लिखा है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, Z होता है 35, एटॉमिक नंबर तो कुछ भी हो जाए कभी चेंज नहीं होता, बट लेफ्ट साइड पे लिखा है तो यानी कि इसमें चेंज होने की टेंडेंसी है, बट एटॉमिक नंबर कभी चेंज ही नहीं हो सकता, तो इसलिए गलत है। इसको सही क्यों बोला, क्योंकि 79 मेरा मास नंबर है और मास नंबर चेंज हो सकता है, कब, आइसोटोप्स के केस में, कि अगर मैं ब्रोमीन का आइसोटोप ले लूं तो 79 चेंज हो सकता है, इसलिए ये सिंबल एक्सेप्टेबल था। बट 35 जो कि एटॉमिक नंबर है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए एटॉमिक नंबर को लेफ्ट साइड पर नहीं लिखते, इसलिए ये दोनों सिंबल्स एक्सेप्टेबल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 42 में क्या बोल रहे हैं, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, यानी कि मास नंबर ए कितना गिवन है 81, इसमें 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, यानी कि सबसे पहली बार मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मैंने कहा लेट प्रोटॉन्स बी, ये आपको स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी पी, ठीक है, कि क्या बोला मैंने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी है। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 31.7% मोर है एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि 31.7% प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है, मतलब प्रोटॉन्स 31.7% और एक्स्ट्रा है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कैसे लिख सकते हैं, 31.7 अपॉन 100 p प्लस p, तो ये कितना हो गया 131.7 p अपॉन 100। तो न्यूट्रॉन्स को डिनोमिनेटर हटाना हो तो 1.317 p, इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे। अब मास नंबर मेरे को पता है 81 इज इक्वल टू p प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1.317 p, 2.317 p, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए 81 अपॉन 2.317, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 35, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए 35, न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 1.317 इनटू 35। हालांकि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने नहीं है, बट अगर निकालने होते तो इसलिए डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे वैल्यू। हमें क्या लिखना था, एटॉमिक सिंबल लिखना है, तो
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर कितना आया 35। 35 किसका एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का। सिंबल कैसे लिखेंगे इधर लिखेंगे 35। तो ये हो गया मेरा ब्रोमीन। या और क्योंकि हमको ये भी गिवन है मास नंबर भी गिवन है तो क्या लिख सकते हैं 81। ठीक है और सिंबल कैसे लिखते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो सकती है नीचे वाली वैल्यू चेंज नहीं होती इसलिए मास नंबर नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं मास नंबर ऊपर लिखते हैं। ठीक है।